हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है, भारतीय राष्ट्रपति का, उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है निर्वाचक मंडल। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। यानी कि जो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं वो, और राज्य स्तर पे जो विधानसभा होती है उसके सदस्य जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इस मतदान में भाग लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये बात है, जो भी वहाँ पे मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनको इसलिए जोड़ा जाता है, उनको निर्वाचन में इसलिए भाग लेने के लिए बोला जाता है ताकि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो केवल केंद्र का ही नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी हिसाब से वहाँ पे राज्य का भी जो निर्वाचित सदस्य है वो जाके मत देता है, और इससे ये हो जाता है कि पूरा देश का राष्ट्रपति को समर्थन मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। मतदान गुप्त होता है। अब दोस्तों, जो गुप्त मतदान का मतलब ये हुआ कि जनता डायरेक्ट तौर पे भाग नहीं लेता है। मतदान दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो प्रत्यक्ष मतदान और एक अप्रत्यक्ष मतदान। प्रत्यक्ष मतदान वो होता है जिसमें जो मतदाता है यानी कि जनता है वो डायरेक्ट किसी को निर्वाचित करता है, चुनता है। और अप्रत्यक्ष मतदान वो होता है जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि माने वो फिर किसी भी प्रतिनिधि को चुनते हैं, यानी कि जनता उसमें भाग नहीं लेता है। जनता के द्वारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो उस वाले मत में माने भाग लेता है, तो उसे अप्रत्यक्ष बोलते हैं, अप्रत्यक्ष मतदान उसको बोलते हैं। अब एकल संक्रमणीय मत, ये जो पद्धति है ये राष्ट्रपति के लिए लागू होता है। ठीक है, और इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि इस वाले सिस्टम में क्या होता है, इसमें जैसे जितने भी उम्मीदवार हैं वो सब और जितने भी मतदाता हैं वो सब माने मतदाता अपने इच्छा के अनुसार, वो अपने वरीयता के अनुसार कि कौन उनको पसंद है उसके अनुसार वो नंबर देते हैं, जो भी उसमें माने उम्मीदवार होते हैं उनको। ठीक है, और ये देखिए थर्ड पॉइंट, केंद्र तथा राज्यों के समान मताधिकार। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केंद्र तथा राज्यों को समान रूप से मत देने का अधिकार होता है, परंतु प्रत्येक सदस्य की मत संख्या समान नहीं होती। यदि प्रत्येक सदस्यों की मत संख्या समान नहीं होती है, यदि प्रत्येक सदस्यों की मत संख्या समान मान ली जाए तो विधानसभा के सदस्यों की मत संख्या संसद सदस्यों की मत संख्या से अधिक हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जो हमारे राज्य में माने जो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, अगर उनके विधानसभा के सदस्यों को हम जोड़ लें तो जो हमारे देश के संसद सदस्य हैं उससे कहीं ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए उनके मतों का जो वैल्यू है यानी कि मूल्य है उसको एक समान नहीं रखा गया है। अब क्योंकि उससे माने
विधानसभा के जो भी सदस्य हैं उनका मत का वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता, इसलिए ऐसा किया गया है। अब मत संख्या को बराबर करने के लिए राज्य के विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसके लिए जो सूत्र है ये दोस्तों ये है, किसी राज्य के विधानसभा के सदस्य की मतों की संख्या का मूल्य कैसे निकालेंगे। उसमें राज्य की संख्या और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला है, इसका यूज करते हैं दोस्तों। और जो संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों की मतों की संख्या कैसे निकालेंगे। समस्त राज्य के विधानसभा के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की कुल संख्या का कुल योग अपॉन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ये यूज करते हैं दोस्तों फॉर्मूला। इस प्रकार मतों का मूल्य निर्धारित करने के पश्चात चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसमें राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। अब जैसे उदाहरण अगर ले लें, अगर राष्ट्रपति के 4 प्रत्याशी हैं तो प्रत्येक मतदाता यानी कि संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्य जो भी हैं वो सभी को अपना मत देंगे। ऐसा नहीं है किसी एक को देंगे, जैसे हम लोग करते हैं किसी एक को चुनते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ वो लोग सभी को देते हैं मत, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें जो ज़्यादा पसंद आता है उसको नंबर 1 देंगे, उससे जो कम पसंद आएगा उसको 2 देंगे, इसी प्रकार से देते हैं दोस्तों। अब इसमें यदि किसी एक प्रत्याशी को, अब इसमें कैसे पता चलेगा, जो चुनाव होता है इसमें मतगणना जब होता है उसमें कैसे होगा, यदि किसी एक प्रत्याशी को अन्य प्रत्याशियों के मिले हुए मतों के से अधिक मत प्राप्त हो जाए तो वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई प्रत्याशी प्रथम गणना में निर्वाचित नहीं होता है तो न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निकाल दिया जाता है, जो सबसे कम मत प्राप्त करेगा उसको निकाल दिया जाएगा और इस प्रत्याशी के द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों में बांट दिए जाते हैं। यानी कि एक तो जो दिया गया है उस अगर जो सबसे कम मार्क्स लाया, सबसे कम जिसको सपोर्ट मिला उसको सेकंड नंबर की जो जिन लोगों ने उसे दिया है वो दूसरे में बट जाता है, जो भी उम्मीदवार बचे उस वाले में, और यही प्रक्रिया फॉलो होते रहता है। और दोस्तों इसके अनुसार अंततः राष्ट्रपति का जब तक बहुमत सिद्ध नहीं हो जाता तब तक राष्ट्रपति का ये चुनाव का प्रक्रिया वैसे ही चलते रहता है। अब ये इसका जो सूत्र क्या है, न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए कितना मत चाहिए यह सूत्र प्रयोग करते हैं। न्यूनतम कोटा 1+ यानी कि दिए गए मतों की कुल संख्या अपॉन निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या। ठीक है, अब देखिए जैसे उदाहरण देते हैं दोस्तों, अगर कुल मत पड़ा 500 और निर्वाचित सदस्य जो भी उसमें भाग लिए वो 5 हैं, तो जो मतदान होगा, जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें जो भी 101 मत लान देगा वो विजयी घोषित किया जाएगा। यही है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।